Hello students, I am back with some more question answers, this time the JEE main questions. I have brought some questions which are numerical based, आपको solve करना है and then only you can find out the correct answer. So let's start with the first question. First question I have written already in the blackboard in order to save time. So the first question is, for 1 molar aqueous solution of the following compounds, which one will show the highest freezing point? So the key idea for answering this question will be, the solution with maximum freezing point must have minimum number of solute particles. ये की आइडिया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको इसका आंसर करने के लिए। जो की आइडिया है, की आइडिया ये है, द सॉल्यूशन विथ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट must have minimum number of solute particles. Now these compounds which have been given here A, B, C, D में जो compounds आपको यहाँ पे दिया गया है, these are all the complex compounds. Complex compounds you know, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रखा गया है that is the complex part. So ये complex part है आपका, और ये जो बाहर जो है ये पार्ट जो है आयनाइजेबल. सो ये पर्टिकुलर अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें कोबाल्ट है. कोबाल्ट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, और ये पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स जो है आपका केटायन फॉर्म कर रहा है, और जो 3 क्लोराइड लिखा गया है बाहर में, these will form the ions, these are ionizable. So इनको कहा जाएगा को आयन्स, और ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है. सो पहले हम A को ले लेते हैं. A जो कंपाउंड है जब ये डिसोसिएट कर रहा है, देन हाउ मेनी आयन्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द आयन्स, एंड आयन्स के नंबर से एज दे विल बी डिसोसिएटिंग कंप्लीटली, तो इनका डिसोसिएशन अगर हम एज्यूम कर लेते हैं दे आर कंप्लीटली आयनाइजिंग, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ आयन्स दे आर प्रोड्यूस, ईच वन ऑफ देम, दैट वी आर टू सी, एंड फ्रॉम देयर यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई जो कि वेंट ऑफ फैक्टर है. रिमेंबर जो वेंट ऑफ फैक्टर वाला क्वेश्चंस अभी हम जो है लेकर आए हैं आपके सामने, इससे पीछे जो मैंने क्वेश्चंस 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया, दे वेर द क्वेश्चन आंसर्स कीपिंग इन व्यू ऑफ द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड दिस ईयर इन सीबीएसई बोर्ड सिलेबस सम टॉपिक्स जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में है, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर एटसेट्रा, दे हैव बीन डिलीटेड. तो डिलीट तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए हुआ है, लेकिन आपका जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि जेईई मेन या आप कोई भी नीट वगैरह आप देना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो वहां पे कोई डिलीशन नहीं है. एंड दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, जहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, आई वाली जो वैल्यू है, वो सारा कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो डोंट थिंक दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तब भी वो जो टॉपिक्स है वो डिलीटेड है, वो डिलीटेड नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ because of the special situation of this year, the topics have been deleted from the CBSE board examination. CBSE board examination में तो नहीं आएगा, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो ये जो लास्ट के टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह, ये सारा कुछ है. तो लेट्स सॉल्व क्विकली. पहले जो आपका A है, A को हम आयनाइज करते हैं, क्या क्या आयन बनेंगे? CO H2O whole 6 Cl3 dot, no dot, Cl3. So this will ionize to form CO H2O whole 6 plus 3
Cl माइनस आयन्स। तो +3 चार्ज ये किसका है? कोबाल्ट का है। कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बाहर में अगर 3 Cl माइनस आयन है तो इसके लिए एक क्लोराइड आयन के लिए -1 होता है, तो -1 × 3 -3 हो गया। तो ये न्यूट्रल होने के लिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना पड़ेगा। सो कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, डज नॉट कैरी एनी चार्ज। सो ये जो कॉम्प्लेक्स केटायन है इसका चार्ज +3 देना पड़ेगा आपको, प्लस ये बाहर के जो आपके 3 Cl माइनस है they will be produced in the aqueous solution because these are ionizable in nature। ये बाहर में जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स पार्ट से पहले अगर कोई जो है लिखा जाता है they are also called the counter ions, तो they are ionizable। कॉम्प्लेक्स पार्ट सिर्फ जो है नॉन आयनाइजेबल होता है। तो ये आपकी आयन्स है। तो कितने आयन्स बन रहे हैं? 3 और 1 4। ये टोटल एक आयन बनेगा, जो +3 वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये एक आयन है और 3 क्लोराइड आयन्स है। तो टोटल 4 आयन्स है। सो वी कैन राइट I = 4 हियर। जो आपका B है, नंबर B का फॉर्मूला है CO H2O होल 5 Cl ब्रैकेट के बाहर में Cl2 डॉट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। So when these compound ionizes, तो ये जो एक मॉलिक्यूल वाटर जो कि बाहर में है, ये वाटर मॉलिक्यूल तो आयनाइजेबल नहीं है, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये कोई आयन नहीं फॉर्म करेगा। सो आप यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ गया है तो उसकी जगह एक क्लोराइड रह गया है, एक क्लोराइड आयन रह गया है, और बाहर में तब जो है 2 और क्लोराइड आयन है, एक मॉलिक्यूल वाटर ये बाहर में है। सो ये जो आयनाइज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, देन इट प्रोड्यूसेस CO और H2O होल 5, साथ में एक Cl। तो एक Cl अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो इसका चार्ज जैसे आपको पता ही है कि Cl का चार्ज -1 होता है, और ये H2O जो कि आपका न्यूट्रल है, H2 होल 5। सो व्हाट कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl का चार्ज -1 है, तो +3 -1 मिलकर इसका चार्ज हो जाएगा +2। अब साथ में बाहर में 2 क्लोराइड आयन बनेगा, 2 Cl माइनस। वाटर तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा, नो आयन इट फॉर्म्स, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने बने, 2 और 1 3। ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स आयन बना है जिसका चार्ज अभी +3 नहीं होगा, इट विल बी +2। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज आपको ध्यान से करना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये आपने पहले ही देख लिया। तो +3 अगर है, एक क्लोराइड आयन अगर अंदर है तो इसका चार्ज इसके साथ आपको लेना पड़ेगा, और सम टोटल ऑफ चार्जेस विल बी, इसका +3 इसका -1, ये हो जाएगा +2। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन ये बन रहा है, 2 क्लोराइड आयन बन रहा है, तो 2 क्लोराइड आयन और ये एक आयन मिलके 3 आयन हो रहा है। सो वैल्यू ऑफ I = 3। इन केस ऑफ थर्ड कंपाउंड C, द फॉर्मूला इज CO H2O होल 4 Cl2, और बाहर में है Cl और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन कोबाल्ट का 6 ही है, वाटर मॉलिक्यूल अभी 2 बाहर निकल गया, 4 रह गया अंदर, और 3 क्लोराइड आयन जो फर्स्ट कंपाउंड में बाहर बन रहा था, अब एक ही क्लोराइड आयन बनेगा क्योंकि बाहर में एक Cl रहेगा, अंदर में 2 आ गया। तो इसका आयनाइजेशन से एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन्स फॉर्मेशन होगा, दे विल बी दिस CO H2O होल 4 Cl2। नाउ द चार्ज विल बी, कोबाल्ट का +3, 2 क्लोराइड का -2, तो इट विल बी जस्ट सिंपली +1, और साथ में बनेगा एक क्लोराइड आयन। वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप हो जाएगा। सो नो आयन फॉर्मेशन इज देयर फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल साइड। नाउ टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक क्लोराइड आयन, दैट मीन्स I की वैल्यू I = 2। एंड द लास्ट कंपाउंड दैट इज D। So D is having the formula CO H2O whole 3 Cl3 ब्रैकेट के बाद बाहर 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो यहां पे देखो कि वाटर मॉलिक्यूल जो कि यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, ये तो कोई आयन नहीं फॉर्म कर रहा है, ये टोटल पार्ट जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया। सो ये टोटल पार्ट से कोई भी आयन नहीं प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स दिस विल बी
दिस विल नॉट प्रोड्यूस एनी आयन। सो अगर ये आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए I की वैल्यू हो जाएगा 1। So you can see in the first case the value of I is 4, second case में 3, value of I is 2 here and value of I is 1 here। और मैंने की आइडिया में क्या बोला था, the solution with maximum freezing point must have minimum number of solute particles। अब minimum number of solute particles क्यों? Because minimum number of solute particles if it is there, then delta TF जो कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट ऑल्सो विल बी मिनिमम। एंड जैसे जैसे I की वैल्यू जो है इंक्रीज होता जाएगा, डेल्टा TF वैल्यू भी साथ में इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि डेल्टा TF जो कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ I ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF एंड उतना ही ज्यादा बड़ा वैल्यू आपको, जैसे मैंने पीछे एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि TF जो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशंस फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF। डेल्टा TF आपको पता है दिस इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, T0F इज द सॉल्वेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज सॉल्वेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से जितना छोटा वैल्यू माइनस होगा उतना ही जो फ्रीजिंग पॉइंट जो सोल्यूशन है उसका जो है सोल्यूशन हाई होगा। एंड दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस in all these compounds this one will have the minimum value of delta TF because ये आयोनाइज ही नहीं कर रहा है, इससे कोई आयन नहीं बन रहा है। so the value of I Ventov factor is 1 here। Ventov factor ये यहाँ पे सबसे कम है, सबसे छोटा है and that's why delta TF वैल्यू भी सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा वैल्यू अगर हम सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस करते हैं तो जो सॉल्यूशंस फ्रीजिंग पॉइंट है दैट विल बी जो है हाईएस्ट। सो दैट मीन्स व्हिच कंपाउंड इज द आंसर, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी में एक नॉन आयनाइजेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है व्हिच डज नॉट डिसोसिएट एंड दैट मीन्स द I वैल्यू इज 1, द मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स I वैल्यू decides the value of delta TF जो कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है which is a colligative property and that's why delta TF value will be minimum and so as the number of particles are minimum in case of compound D and that's why TF value will be highest. That means freezing point of the solution will be highest in case of compound 4. So this is how we solve this problem. Now let us come to second problem. The second problem is ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पे अप्लाई करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं एंड पाई इज इक्वल टू ICRT। I is the Ventov factor, C is the molar concentration of the solution or gas constant, T is the temperature in the absolute scale. So ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। नाउ आपको बोला गया है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY in water is 4 times the osmotic pressure than that of a 0.01 molar BaCl2 solution, barium chloride solution in water. Assuming complete dissociation of the given ionic compounds in water, the concentration of XY in mole per liter in the solution is this। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो है हमने लिख लिया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एज द कंपाउंड्स आर आयनिक दे विल बी डिसोसिएटिंग, दैट्स व्हाई I को आपको इंक्लूड करना है फॉर्मूला में। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सब्सटेंस, जो सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसमें I इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन एज बोथ द कंपाउंड, चाहे XY हो चाहे बेरियम क्लोराइड हो, बोथ द कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर, दैट्स व्हाई आपको I को लेना है फॉर्मूला में। तो पहले हम जो है XY
कंपाउंड के लिए हम जो है क्या है उसकी पाई की एक्सप्रेशन, और इसके जो पाई वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर है ये बेरियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर के 4 टाइम्स है। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं XY जो है आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट हो करके इट विल प्रोड्यूस X प्लस आयन प्लस Y माइनस आयन। X plus ion and Y minus ion, that means 2 ions it is producing in the aqueous solution। तो अगर 2 ions produce करता है तो इसकी पाई वैल्यू क्या है, पाई will be equal to 2 into C into RT। RT तो बाद में हम देखेंगे कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका XY कंपाउंड के लिए I की वैल्यू 2 है। और जो आपका बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट्स एज Ba प्लस 2 Cl माइनस आयंस। सो इसके केस में जैसे I इज इक्वल टू 2 हुआ था, इसके केस में I वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 क्लोराइड आयन 1 बेरियम आयन, I वैल्यू विल बी 3। सो इन केस ऑफ barium chloride this was pi for XY। now pi for barium chloride will be what, barium chloride it will be I is 3 into C इसका दे दिया गया है बेरियम क्लोराइड का मोलर कंसंट्रेशन 0.01, so let us put 0.01 into RT। ये हमने कर लिया। नाउ इन द क्वेश्चन इट हैज बीन सेड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ 0.01 मोलर BaCl2 solution। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन राइट दैट पाई XY इज इक्वल टू 4 into पाई BaCl2। दैट मीन्स पाई XY का एक्सप्रेशन क्या है, 2 into CRT is equal to 4 into pi BaCl2 क्या एक्सप्रेशन आया, 3 into 0.01 RT। सो आपको तो पूछा है XY का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी पूछा है, पूछा है कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XY इन मोल पर लीटर इन द सॉल्यूशन, ये आपके ऑप्शन है। सो C इज इक्वल टू हम लिखते हैं 4 into 3 into 0.01 RT divided by RT। तो RT cancels 2 into RT एंड ये आपका 2 से 4 को अगर आप कैंसिल कर देते हो 2, तो 6 into ऊपर में रहेगा 2, 3 and 0.01। so 2 into 3 6 into 0.01 it is 0.06, that means 6 into 10 raised to the power -2। इसके ऑप्शंस आपके सामने है। 6 into 10 to the power -2 मोलर, ये हमारा आ गया है जो आयनिक कंपाउंड XY है उसका मोलरिटी। तो ऑप्शन which one is correct, number 4 is correct। so this is how we have solved this problem। so let's take quickly another question। अगर आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो देन प्लीज द स्क्रीनशॉट व्हाइल when I am solving the problems in the board, please take the screenshot so that afterwards you may forget how it was solved। so if you take the screenshot you can easily see that how it was solved। Now the third problem is this, K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution। The
value of its Van 't Hoff factor I is, the options are this: 1.6, 1.8, 2.2, 2.0. So K2HgI4 again is a complex compound. So K2HgI4 का तो पहले हम देख लेते हैं how it ionizes in the aqueous solution. इसकी आयोनाइजेशन को देख लेते हैं, क्या क्या आयन प्रोड्यूस हो रहा है। K2HgI4 का ionization in the aqueous solution will be in this manner: K2HgI4 upon ionization will produce 2K plus ion प्लस ये जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स है, इसको इस तरह से लिखा जाता है कई बार, लेकिन ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसकी फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए K2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए HgI4, ठीक है। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2 इसका IUPAC नेम। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चैप्टर तो आपका अभी तक हुआ नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस हमने लिया है ये जेईई मेन का जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस में तो इसी टाइप का प्रॉब्लम्स ही है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। तो थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते चलते हैं कि ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना आए। तो ये इस तरह से आयनाइज करेगा, 2K प्लस आयन बनेगा, साथ में ये जो HgI4 है ये कॉम्प्लेक्स एनायन में कन्वर्ट होगा जिसका चार्ज होगा -2। तो इस तरह से ये इसका एक्चुअल जो है फॉर्मूला है। तो ये पार्ट से बनेगा -2 आयन क्योंकि 2K प्लस आयन बन रहा है, तो इस तरह से चार्ज बैलेंस हो रहा है। तो ये है आपका इसका आयनाइजेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I हियर? आपको बताया गया कि इट इज 40% आयोनाइज्ड इन द एक्वस सोल्यूशन। आपको I की वैल्यू निकलना है। एज इट इज नॉट 100% आयोनाइज्ड, आपको यहाँ पे अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कई बार बोला जाता है, वो दिया गया है कि अल्फा वैल्यू विल बी 0.4। एज इट इज 40% आयोनाइज्ड, दैट मींस अल्फा वैल्यू विल बी 0.4। परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40% हो जाता है। सो यहाँ पे अल्फा जो है इट इज 0.4 एंड जो आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला जो पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट में, वहां पे आप देखो कि वहां पे जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का एक्सप्रेशन भी वहां पे निकाला गया है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का ये एक्सप्रेशन है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई n-1। नाउ व्हाट इज I? वो तो आपको पता ही है, इट इज वैन 't Hoff फैक्टर एंड जिससे एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन को एक्सप्रेस किया जाता है। एंड व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। वन फॉर्मूला यूनिट इसीलिए मैंने बोला है कि द कंपाउंड व्हेन इट इज आयोनिक कंपाउंड, तो इसमें मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते हैं, इसमें हमें बोलना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसमें हमें बोलना चाहिए कि जो नंबर ऑफ आयंस बनते हैं वो वन फॉर्मूला यूनिट से बन रहा है। तो वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ K2HgI4 इज प्रोड्यूसिंग 3 आयंस, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा। सो n इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ पे अगर अल्फा वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू पुट करो तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगा। सो अल्फा वैल्यू हम पुट करते हैं 0.4 इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 दैट मीन्स I-1 बाई 2 ये हो गया। सो I-1 विल बी इक्वल टू 0.4 into 2 that is 0.8 and so I will be equal to 1 plus 0.8 that means it will be 1.8. So आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। The value of Van 't Hoff factor is coming 1.8. So this is the solution of this problem. Let's take quickly another problem.
elevation in the boiling point for 1 molar solution of glucose is 2K. 2K मतलब केल्विन स्केल में टेम्परेचर है. द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 molar glucose solution in the same solvent is 2 Kelvin. The relation between Kb and Kf is, options are Kb is equal to 1.5 Kf, number 2 Kb is equal to 0.5 Kf, number 3 Kb is equal to Kf, and number 4 Kb is equal to 2F, 2Kf. So let's solve it. So elevation in boiling point of 1 molar solution of glucose is 2 Kelvin. तो आपको elevation in boiling point का एक्सप्रेशन पता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, एज इट इज ग्लूकोज सोल्यूशन, तो ग्लूकोज सोल्यूशन के केस में आई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो हम आई नहीं ले रहे हैं, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. अब डेल्टा टीबी आपको कितना बता दिया, 2 केल्विन. सो डेल्टा टीबी आपको बता दिया है 2, सो के बी इंटू मोलालिटी आपको बता दिया है 1 मोलर. सो के बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है फ्रॉम हियर, के बी इज इक्वल टू आ रहा है 2. ठीक है. अब बोल रहे हैं कि द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट इज 2 केल्विन अगेन. सो डेल्टा टी एफ से हम डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं. अगेन वी विल नॉट टेक आई बिकॉज इट इज ग्लूकोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नीदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट. सो द फॉर्मूला विल बी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी. अब डेल्टा टी एफ वैल्यू भी आपको बता दिया गया है 2 केल्विन है. सो 2 इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी कितना है 2 मोलर. सो आपका 2 कैंसिल हो जाता है. सो के एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 1. सो के बी और के एफ में क्या रिलेशन हो रहा है, तब के बी अपन के एफ अगर हम कर देते हैं इट विल बी इक्वल टू 2/1. सो वी कैन राइट के बी इज इक्वल टू 2KF. ये रिलेशन आ रहा है के बी और के एफ में. सो आपका ये जो ऑप्शन है इनमें से ये नंबर 4 ऑप्शन जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो के बी इज इक्वल टू 2KF. So after here today I'll bring again some more questions of JEE Main and NEET also, and thanks for watching the video. Again the same request to you, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर as much as possible by you. Thank you once again.